डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीखेंगे कि जर्नल एंट्रीज को प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। और आज हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स को लेके आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे कि जर्नल एंट्रीज को कैसे बनाना चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज विथ प्रॉपर फॉर्मेट। तो आइए देखते रहिए इस वीडियोस को और कृपया करके इसे अंतिम तक देखें, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी, सारे जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने के प्रॉब्लम समझ आएंगे। और हाँ, जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन और बढ़े और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। और हम तो लगातार प्रयास कर ही रहे हैं कि अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके पास पहुंचे, तो आप भी थोड़ा सपोर्ट मुझे दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ ए कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। 5 लाख से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो बिजनेस में क्या हुआ? बिजनेस में कैश आया ना, बिजनेस में कैश आया। तो कैश नाम का एसेट इंक्रीज्ड हो गया। जब भी कैश नाम का एसेट इंक्रीज होगा हम उसे डेबिट करेंगे। कितने से कर देंगे? 5 लाख रुपीज से। और क्या करेंगे? कैपिटल नाम का लाइबिलिटीज बिजनेस में इंक्रीज्ड किया तो क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 5 लाख रुपीज से। अगर एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, इन सारी चीजों के बारे में अगर आपको समझ नहीं आता है तो कृपया करके मेरे फर्स्ट वीडियोस को देखें। फर्स्ट वीडियो आपको ये सारी डाउट को क्लियर कर देगा। आई बटन में हम उसका लिंक भी डाल देंगे। तो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शंस तो हो गया। अब इसको प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे रिकॉर्ड करें, ये तो हमने जान लिया कि कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, लेकिन अगर फॉर्मेट में इस चीज को रिकॉर्ड करने की बात आए तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये देखो उसका प्रॉपर फॉर्मेट। जब भी हम जर्नल के फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे तो हम लोग ये जान लेंगे कि जर्नल में 5 कॉलम्स होते हैं। कितने? 5 कॉलम्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट में डेट का कॉलम होता है, फर्स्ट में डेट का कॉलम, सेकंड में पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, थर्ड में LF यानी कि लेजर फोलियो का कॉलम होता है, फोर्थ में अमाउंट का कॉलम होता है और फिफ्थ में भी अमाउंट का कॉलम होता है। पर एक जो अमाउंट का कॉलम होता है वो डेबिट होता है, दूसरा अमाउंट का कॉलम क्रेडिट हो जाता है। ये 5 कॉलम होते हैं जर्नल में। अब देखो जर्नल को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो जर्नल को रिकॉर्ड करते हैं, जो डेबिट होता है उसे ऊपर लिखते हैं और जो क्रेडिट वाला होता है उसे नीचे में 2 करके लिखते हैं। जैसे देखो अभी हमारा जो ट्रांजेक्शन था, स्टार्टेड बिजनेस विद ए कैपिटल ₹5 लाख। तो यहां पे क्या हुआ? कैश नाम का एसेट मेरा इंक्रीज कर गया। कैश नाम का एसेट जब इंक्रीज कर गया तो डेबिट हो गया। और क्या हुआ? कैपिटल नाम का लायबिलिटी मेरा इंक्रीज कर गया तो क्रेडिट हो गया। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे प्रॉपर फॉर्मेट में? ये देखो बहुत सिंपल सा फंडा है। मेरा कैश नाम का एसेट बिजनेस में इंक्रीज्ड हो गया। मेरा क्या हुआ? कैश नाम का एसेट बिजनेस में इंक्रीज्ड हो गया तो डेबिट हो गया। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। टू कैपिटल अकाउंट, जो क्रेडिट वाला था उसे हम 2 कैपिटल करके लिख देंगे। अच्छा भाई, ये भी बात क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शंस की ओर। सेकेंड ट्रांजेक्शंस क्या बोलता है? सेकेंड ट्रांजेक्शंस बोलता है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹1 लाख। 1 लाख रुपए का फर्नीचर हमने खरीदा। ऐसे ही हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर नाम का एसेट मेरे बिजनेस में इंक्रीज कर जाएगा। और जब एसेट इंक्रीज करता है तो क्या होता है? डेबिट हो जाता है। कितने रुपीज से? 1 लाख रुपीज से। फिर कैश नाम का एसेट मेरा बिजनेस में क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि एक एसेट हम खरीदेंगे तो दूसरा एसेट क्या हो जाएगा? मेरा डिक्रीज कर जाएगा। तो कैश नाम का एसेट डिक्रीज कर जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा ₹1 लाख से। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे जर्नल में विथ प्रॉपर फॉर्मेट में? तो फर्नीचर नाम का एसेट मेरा इंक्रीज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹1 लाख से। और क्या होगा? 2 कैश अकाउंट, कितने से? 1 लाख रुपीज से।
और नरेशन हर क्वेश्चन में डालना इंपॉर्टेंट है, इसलिए नरेशन डालना हम लोग नहीं भूलेंगे। यहां पे देखो हमने क्या नरेशन डाला, बिंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब मालिक होता है, मतलब मालिक ने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में। अब देखो जब हमने फर्नीचर खरीदा तो एक छोटा सा नरेशन जो भी आता है समझ में नरेशन डाल देंगे, क्योंकि नरेशन इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप नरेशन नहीं डालते तो आपके मार्क्स कटने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहां नरेशन आ गया, बिंग फर्नीचर परचेज्ड, हमने फर्नीचर खरीद लिया। ये देखो अब आता है थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या बोल रहा है, परचेजेस गुड्स फॉर कैश रुपीज 1,50,000। यहां पे क्या हुआ, हमने गुड्स खरीदा। गुड्स क्या होता है, सामान होता है। अगर कहीं भी दिक्कत हो इन सारी चीजों में, कृपया करके फर्स्ट वाली वीडियो मेरी देखें, उसमें मैं सारे इस डाउट्स को क्लियर किया हुआ हूं। आई बटन में उसका लिंक मैं दे दूंगा। तो परचेजेस गुड्स फॉर कैश रुपीज 1,50,000, परचेजेस नाम का एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट रुपीज 1,50,000। और क्या हुआ, कैश नाम का एसेट मेरा डिक्रीज्ड हो गया, जो कि क्रेडिट हो गया कितना, 1,50,000 से। इसके जर्नल एंट्री क्या आ जाएंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 1,50,000 से। बिंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, एक नरेशन भी हम लोगों ने लिख दिया। चलिए अब आते हैं अपने फोर्थ ट्रांजेक्शन में। अपना फोर्थ ट्रांजेक्शन बोलता है वेजेस पेड रुपीज 20,000। वेजेस पेड रुपीज 20,000 का मतलब क्या हो गया, हमने वेजेस पेड किया। अब हम वेजेस कैसे पेड किए होंगे, वेजेस का मतलब पता है आप लोगों को, भाड़ा होता है। तो वेजेस जब हम पेड किए 20,000 रुपीज, तो मेरा क्या होगा, मेरा वेजेस नाम का एक्सपेंसेस इंक्रीज कर जाएगा। वेजेस नाम का एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएगा तो हम उसे डेबिट कर देंगे रुपीज 20,000। और क्या होगा, हम जब पेड किए होंगे तो मेरा कैश गया होगा ना, मेरा कैश नाम का एसेट्स डिक्रीज्ड कर जाएगा, जिसे हम क्रेडिट कर देंगे कितने से, 20,000 से। अब इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीज 20,000। ठीक है, एक नरेशन डाल दिए छोटा सा, बिंग वेजेस पेड। अगला ट्रांजेक्शन हमारा रेंट पेड रुपीज 30,000। हमने 30,000 रुपए का रेंट पेड किया। अब रेंट हम कैसे पेड किए होंगे, चाहे तो कैश में किए होंगे, चाहे चेक के थ्रू किए होंगे, या किसी भी अदर मोड से किए होंगे, पर पैसा तो मेरा अल्टीमेटली गया ही होगा ना। तो रेंट नाम का एक्सपेंसेस हमारा इंक्रीज कर जाएगा, जिसे हम डेबिट कर देंगे रुपीज 30,000 से। और मेरा कैश नाम का एसेट डिक्रीज कर जाएगा, जिसे हम क्रेडिट कर देंगे रुपीज 30,000 से। ये देखो प्रॉपर फॉर्मेट में इसका जर्नल एंट्री कैसे मारेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000 30,000 बिंग रेंट पेड। ये देखो इसका जर्नल एंट्री हो गया। अब चलते हैं अगले ट्रांजेक्शन्स की ओर। अगला ट्रांजेक्शन्स बोलता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड रुपीज 5,000। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बिजनेस का एक्सपेंसेस ही तो है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड डेबिट रुपीज 5,000। कैश नाम का एसेट्स डिक्रीज्ड क्रेडिट रुपीज 5,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मेरा ये देखो प्रॉपर फॉर्मेट में, अपना प्रॉपर फॉर्मेट में क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट हो गया और टू कैश अकाउंट, ये देखो 5,000 5,000। कितना सिंपल सा जर्नल एंट्री है, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स बोलता है सैलरी पेड रुपीज 40,000। सैलरी पेड किया गया 40,000 रुपया। अब ये जो 40,000 रुपया सैलरी पेड किया गया, ये कैसे पेड किया गया होगा, बाई कैश मोड में। तो सैलरी नाम का एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ ना, खर्च मेरा बढ़ा ना बिजनेस का। तो जब एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कितने से, 40,000 से। और कैश नाम का एसेट्स डिक्रीज कर जाएगा बिजनेस से, जो क्रेडिट हो जाएगा 40,000 से। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000 बिंग सैलरी पेड। इतना छोटा सा नरेशन है, नरेशन हर क्वेश्चन में डालेंगे। हम बार बार इस चीजों को बोल रहे हैं क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है।
तो कृपया करके नरेशन हर जगह पे डालें। अब अगला ट्रांजेक्शन आता है सेल्स मेड फॉर कैश ₹4 लाख। 4 लाख रुपए का सेल किए हम बिजनेस में। अब देखो जैसे ही बिजनेस में सेल हुआ तो ये बिजनेस का क्या है, ये इनकम ही तो है, ये बिजनेस में इनकम ही तो है, क्योंकि जब परचेज करते हैं तो वो मेरा एक्सपेंसेस होता है, तो जाहिर सी बात है सेल्स मेरा इनकम होगा। तो सेल्स किए तो कैश नाम का एसेट मेरे बिजनेस में बढ़ गया, क्योंकि जब भी हम सामान बेचेंगे तो सामने वाला पैसा लाके देगा हमको। कैश नाम का एसेट मेरा बिजनेस में इंक्रीज किया, जिसको हम डेबिट कर दिए ₹4 लाख से। और क्या हुआ, सेल्स नाम का इनकम बढ़ा ना बिजनेस में, तो क्रेडिट कर दिए उसको 4 लाख से। ये देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 4 लाख 4 लाख, बिंग सेल्स मेड फॉर कैश। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपना क्या बोल रहा है, बोल रहा है कमीशन रिसीव्ड ₹6000। हमने कमीशन रिसीव किया 6000 रुपए का। तो जब कमीशन रिसीव किया होगा तो कैसे, कैश मोड में किए होंगे या थ्रू बैंक मोड से किए होंगे रिसीव, पर पैसा तो आया होगा ना। तो कैश नाम का एसेट बिजनेस में इंक्रीज्ड हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। कितने से, 6000 रुपए से। और कमीशन नाम का इनकम मेरा इंक्रीज्ड कर गया होगा, जिसको क्रेडिट कर देंगे कितने से, 6000 रुपए से। ये देखो इसका प्रॉपर फॉर्मेट में क्या एंट्री हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट 6000 टू कमीशन अकाउंट 6000, बिंग कमीशन रिसीव्ड। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स की ओर। कमीशन पेड ₹4000। कमीशन नाम का एक्सपेंसेस बिजनेस में इंक्रीज कर जाएगा, इसको हम कर देंगे डेबिट। और कैश नाम का एसेट बिजनेस में डिक्रीज कर जाएगा, उसको हम कर देंगे क्रेडिट। ये देखो कमीशन अकाउंट डेबिट 4000 टू कैश अकाउंट 4000, क्योंकि कमीशन मेरा क्या है, खर्च है ना, बिंग कमीशन पेड, हमने कमीशन पेड किया। अब देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स की ओर चलते हैं। परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट ₹80,000। अब देखो ये वाला पॉइंट क्या है, ऑन क्रेडिट। जब भी ऑन क्रेडिट की बात कोई व्यक्ति करे, इट मींस उधारी पे सामान खरीद रहा है, उधार पे सामान खरीद रहा है। बोलता है ना लोग, इस तरीके से एग्जाम्पल्स भी देते हैं कि अरे वहां जाओ ना, मेरे नाम लेके सामान ले लो, तुमको मिल जाएगा, इतना क्रेडिट तो मेरा वहां है। वही क्रेडिट वर्ड यहां भी आता है कि ये क्रेडिट क्या होता है। तो क्रेडिट का मतलब होता है, जाहिर सी बात है, ये उधारी का सामान। सीधी सी बात है, उधारी पे सामान खरीदने जाएंगे तो बोलेंगे क्रेडिट पे सामान हम खरीद के लेके आ गए। तो क्रेडिट पे सामान खरीद के लेके आए, तो जिसके यहां से हम सामान खरीद के लाए वो मेरा लायबिलिटी बना या नहीं बना, वो मेरा लायबिलिटी तो बन ही गया। अब देखो लायबिलिटी बन गया, तो जिस व्यक्ति से हम उधार पे सामान खरीद के लाते हैं उसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। तो देखो परचेजेस जब किया, कोई व्यक्ति भी जब परचेजेस करता है तो परचेजेस नाम का एक्सपेंसेस तो उसका इंक्रीज किया ही, बिल्कुल किया। परचेजेस नाम का एक्सपेंसेस इंक्रीज किया, उसको हम डेबिट कर देंगे ₹80,000 से। और क्या हुआ, इस परचेजेस के साथ साथ उसने एक लायबिलिटी भी अपने दिमाग पे ले लिया, अपना एक टेंशन भी दिमाग पे ले लिया। क्या, क्रेडिटर नाम का टेंशन, कि अब ये बंदा मेरा क्रेडिटर है, इसे हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर जो होंगे वो मेरे क्या हो जाएंगे, लायबिलिटीज हो जाएंगे। क्रेडिटर्स नाम के लायबिलिटीज बिजनेस में इंक्रीज कर जाएंगे, जिसको हम लोग क्रेडिट करेंगे कितने से, 80,000 से। ये देखो इसका जर्नल एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 80,000, बिंग परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स बोल रहा है सेल्स मेड ऑन क्रेडिट ₹1 लाख। अब देखो हमने सेल किया 1 लाख रुपए का, अब ये भी क्रेडिट पे किया। बिल्कुल कर सकते हैं, जब हम सामान खरीद सकते हैं उधार पे, तो सामान हम बेच क्यों नहीं सकते उधार पे। तो जब बेचेंगे भी तो जो सामने वाला व्यक्ति है उसका क्रेडिट मेरे यहां होगा, तभी तो हम उसको उधार पे सामान बेचेंगे, बिल्कुल। तो जब सेल्स किए गुड्स को ऑन क्रेडिट पे, तो जिसको हमने सेल किया वो मेरा कौन बन जाएगा, वो मेरा डेटर बन जाएगा। डेटर कौन होता है, डेटर होता है देनदार, जिसको जो हमें देगा, जो हमें फंड लाके देगा, उसको हम लोग देनदार बोलते हैं। और क्रेडिटर कौन होता है, लेनदार, जो हमसे पैसा लेगा। अब ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी, फिर से एक बार इस बात को रिपीट करते हैं।
जिसके यहां से हमने सामान खरीद के लाया उसको हम लोग क्रेडिटर बोलेंगे, जिसको हमने सामान बेचा उसको हम लोग डेटर बोलेंगे। अब जिससे हम सामान खरीदे वो क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर को हिंदी में क्या बोलेंगे? लेनदार, क्योंकि वो मेरे से पैसा लेगा। लेकिन डेटर, जिसको हमने गुड्स सेल किया उसको वो हमको पैसा लाके देगा, वो हमें फंड लाके देगा, तो वो देनदार है, वो देगा, ये लेगा, वो देगा। तो ये हो गया कौन? जो हमको देगा वो डेटर, जिसको हम देंगे वो क्रेडिटर। सीधी सी बात है। अब देखो, गुड्स सेल किए ऑन क्रेडिट पे, तो सेल जब भी हुआ गुड्स, चाहे तो उधारी पे बिके चाहे कैश में बिके, मेरा क्या होगा? मेरा सेल नाम का इनकम तो इंक्रीज्ड होगा ही ना, बिल्कुल होगा। तो सेल नाम का इनकम मेरा इंक्रीज्ड हो गया, उसको हम क्रेडिट कर दिए ₹1,00,000 से। और क्या हुआ? डेटर्स नाम का एसेट बिजनेस में इंक्रीज्ड कर गया, जिसको हम डेबिट कर दिए कितने से? ₹1,00,000 से। क्योंकि ये जो हम सेल किए हैं इसके बदले में तो पैसा अभी आया नहीं है, इसके बदले में पैसा कब आएगा? जब वो डेटर लाके हमको देगा। तो जब तक वो पैसा नहीं देगा तब तक हम उसको क्या करेंगे? उसी को अपना एसेट बना के रखेंगे। जिस दिन वो कैश लाके हमको दे देगा उस दिन कैश नाम का एसेट हम अपना इंक्रीज कर लेंगे और डेटर नाम का एसेट अपना डिक्रीज कर लेंगे, क्योंकि आज वो डेटर मेरा खत्म हो गया, आज उससे रिश्ता नाता खत्म हो गया, क्योंकि उसने मुझे पेमेंट कर दिया। मेरे पास कैश नाम का एसेट बढ़ गया तो एक डेटर नाम का एसेट घट गया। अगर वो ऐसा ट्रांजेक्शन होता तो हम ये एंट्री करते। फिलहाल इस एंट्री में चलते हैं। जब हम सेल किए तो डेटर नाम का एसेट मेरा बढ़ा ना, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,00,000 बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस की ओर। अगला ट्रांजेक्शन हमारा कहता है परचेजेस गुड्स फ्रॉम राम ₹90,000। हमने राम से सामान खरीदा कितने का? 90,000 रुपए का। जब हम राम से सामान खरीदे 90,000 का, तो एक बात आप लोग सोचो कि ये राम का नाम क्यों लिखा कि हमने राम से खरीदा? अरे दुकानदार है भाई, नाम क्यों लिखना है? तो नाम लिखने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। उस रीजन को हम लोग कहते हैं ये, सुनिए क्या कहते हैं। अब देखो, आप किसी दुकान में जाते हो सामान खरीदने के लिए। आप गए उस दुकान में, बोले भैया, मान लो एक बुक के दुकान में हम लोग गए, बोले भैया एक बुक दिखाना अकाउंटेंसी का। उसने मुझे बुक दिखाया अकाउंटेंसी का। अब हम क्या किए? बुक हमको पसंद आ गया, हम कैश दिए, बुक लिए और चलते बने। वो भैया हमको बुला के पूछेगा क्या भैया आपका नाम क्या है? नहीं पूछेगा। क्या मतलब है उसको? वो सामान बेचा, उसका काम खत्म हो गया, उसने कैश भी तो रिसीव कर लिया, सामान बेचा, कैश रिसीव किया, बात खत्म हो गया। पर वही अगर हम गए उस दुकान में बुक खरीदने को, बुक उठाए और लेके चलने लगे, वो भैया बोलेंगे अरे रे इधर आओ इधर आओ, कहाँ कहाँ चल दिए, पैसा चाहिए ना हमको। तो हम बोले भैया अभी पेमेंट मेरे पास नहीं है। बोला पेमेंट नहीं है तो फिर ऐसे कैसे? तब हम उनको बताएंगे भैया मैं यहाँ बगल का ही हूं, मैं आपको शाम में आके पैसे दे दूंगा, अपना कुछ इंट्रोडक्शन उनको दूंगा, वो मुझे पहचानेंगे, तभी तो वो सामान हमको उधार पे देंगे। ऐसे थोड़ी ना कोई व्यक्ति उधार पे सामान दे देता है, ऐसे कोई व्यक्ति उधार पे सामान नहीं देता है। तो अब वो व्यक्ति पूछेंगे कि ठीक है आपका नाम क्या है? तो हम बताएंगे कि मेरा नाम प्रेम प्रभाकर है। तो बोलेंगे ठीक है, हम अपने रजिस्टर में आपका नाम लिख लेते हैं, आप शाम को आके पेमेंट कर दीजिएगा, या आप जब भी पेमेंट कीजिएगा आप एक डेट बता दीजिए, उस डेट पे आप पेमेंट कीजिएगा, हम आपका नाम लिख लेते हैं अपने अकाउंट्स में। तो जब भी बात उधारी का आएगा तभी कोई व्यक्ति किसी का नाम पूछेगा। इट मीन्स हमारे अकाउंटेंसी में भी ऐसे ही चलता है। जैसे ही किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया कि हमने उस व्यक्ति को बेचा, किस व्यक्ति को, उसका नाम मेंशन कर दिया, तो इट मीन्स उधारी पे सामान बिका है या उधारी पे सामान खरीदाया है। यहां देखो लिखा परचेजेस गुड्स फ्रॉम राम ₹90,000। अब देखो यहां नाम इंडिकेट कर दिया ना, यहां लिख दिया कि हमने राम से सामान खरीदा 90,000 का। तो जब राम से हमने सामान खरीदा तो परचेजेस नाम का एक्सपेंसेस तो मेरा इंक्रीज्ड हुआ ही हुआ। हम राम से खरीदें, श्याम से खरीदें, मोहन से खरीदें, किसी से भी खरीदें, चाहे कैश में खरीदें, पर परचेजेस नाम का एक्सपेंसेस तो मेरा होना ही है। जब भी हम सामान खरीदे तो परचेजेस नाम का एक्सपेंसेस तो मेरा इंक्रीज करेगा 90,000 से। लेकिन पहले अगर हम कैश पेमेंट कर रहे थे तो मेरा कैश नाम का एसेट भी डिक्रीज कर जा रहा था, पर आज हमने कैश पेमेंट नहीं किया। आज हम क्या किए? हम राम से उधारी पे खरीद लिए, तो राम नाम का क्रेडिटर नाम का लाइबिलिटीज मेरे बिजनेस में इंक्रीज कर गया और इसे हम क्रेडिट कर देंगे कितने से? 90,000 से। देखो जनरल एंट्रीज का क्या आएगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट ₹90,000 टू राम अकाउंट ₹90,000।
बिंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, बिंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम। अब देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला ट्रांजेक्शन अपना बोलता है कि हमने गुड्स सोल्ड किया मोहन को ₹1,10,000 का। यहां भी देखो नाम आ गया भाई, फिर मोहन का नाम आ गया। कौन है मोहन? तो जाहिर सी बात है जब हम सेल किए होंगे तो उनका नाम पूछे होंगे, क्योंकि वो मेरे यहां से उधारी पे सामान खरीदने को आए होंगे। तो अब जो हम पर सेल किए हैं उसके लिए क्या ट्रांजैक्शंस करेंगे? देखो यहां भी सेल नाम का इनकम तो मेरा बढ़ना ही है, चाहे हम कैश में बेचें चाहे हम उधार पे बेचें। मेरे दुकान से सामान बिक ही गया ना, जब बिक गया तो सेल नाम का इनकम मेरा इंक्रीज कर गया। इसको हम कर देंगे क्रेडिट, कितने से? ₹1,10,000 से। और क्या हुआ? मेरा मोहन नाम का डेटर नाम का एसेट बिजनेस में इंक्रीज कर गया, जिसको हम डेबिट कर देंगे कितने से? ₹1,10,000 से। ये देखो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 1,10,000 1,10,000। मोहन नाम का एसेट बिजनेस में इंक्रीज कर गया क्योंकि एक दिन वो पैसे लाके मुझे देगा। मान लो कि अब मोहन अगले दिन आया, एक और ट्रांजेक्शन आ गया, कैश पेड बाई मोहन ₹1,10,000 हो गया। सीधी सी बात है, मोहन नाम का एसेट मेरा डिक्रीज कर जाएगा 1,10,000 से। और क्या होगा? मेरा कैश नाम का एसेट इंक्रीज कर जाएगा 1,10,000 से। जर्नल एंट्रीज क्या आ जाएंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। हो गया, सिंपल सा बात है। चलिए हो गया बिंग गुड्स सोल्ड टू मोहन। अगला ट्रांजेक्शन, परचेजेस गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश ₹45,000। हमने राम से गुड्स खरीदा लेकिन कैश में खरीदा। देखो यहां पे क्या परेशानी डाल दिया, हमने राम से सामान खरीदा 45,000 का लेकिन कैश में खरीदा। अब देखो हम राम नाम के बंदे को जानते थे कि कौन राम है, पर राम के यहां सामान जब हम खरीदने गए तो इस बार उधारी पे नहीं खरीदे, इस बार कैश में खरीद लिए। तो देखो जब भी ऐसा ट्रांजेक्शन दे देगा कि हमने राम से खरीदा, तो आप लोग सीधे ये मत सोचना कि उधार में ही खरीदा होगा। राम से सामान खरीदा तो कैश में भी तो खरीद सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं खरीद सकता। तो यहां राम से सामान खरीदा, कैश में खरीद लिया, तो क्या हुआ? परचेजेस नाम का एक्सपेंसेस तो मेरा इंक्रीज करेगा ही करेगा ना। परचेजेस नाम का एक्सपेंसेस मेरा इंक्रीज किया, जो डेबिट हो गया 45,000 से। और क्या हुआ? और मेरा कैश नाम का एसेट बिजनेस में डिक्रीज कर गया और क्रेडिट हो गया कितने से? ₹45,000 से। जर्नल एंट्री क्या आ जाएगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट 45,000 टू कैश अकाउंट 45,000। बहुत सीधी सी बात है। अब चलते हैं अगले ट्रांजेक्शन्स की ओर। सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश ₹50,000। अब देखो मोहन को हम गुड्स सोल्ड किए हैं कितने का? 50,000 का, 55,000 का, और कैश में किए हैं। यहां भी वही कंडीशन आ गया, कोई मोहन नाम का बंदा जिसको हम ऑलरेडी जान रहे थे कि ये मोहन है, पहले मेरे यहां से उधार पे भी सामान ले जाता था, पर आज वो बंदा आया और कैश में सामान ले गया। तो क्या दिक्कत है? हम भले ही उसका नाम जान रहे हैं पर सामान तो मेरा कैश में बिका ना, यानी बिजनेस में मेरा कैश नाम का एसेट इंक्रीज किया ना। बिजनेस में मेरा कैश नाम का एसेट इंक्रीज किया, डेबिट कर देंगे। और सेल्स तो हुआ ही हुआ बिजनेस में, तो सेल नाम का इनकम इंक्रीज कर गया, तो क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 55,000 से। जर्नल एंट्री क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 55,000। बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब आते हैं अगले ट्रांजेक्शन्स में। क्या बोलता है अगला ट्रांजेक्शन्स? बैड डेट रिटर्न ऑफ ₹500। बैड डेट, अब देखो ये बात आपको फर्स्ट टाइम सुनने को मिला होगा, बैड डेट। ये बैड डेट क्या होता है? बैड डेट का मतलब होता है जिस डेटर को हम सामान बेचे, क्या लगता है आपको सारा का सारा डेटर आके हमको पैसा देके ही जाएगा? ऐसा नहीं होता है। मान लो आपका एक किराना का शॉप है, किराना दुकान आप खोले हुए हो, जो जनरली सामान आटा चावल दाल ये सब बेचता है। वो लोग तो जनरली उधार पे ही सामान बेचते हैं। मान लो कि वो 10 कस्टमर को सामान सेल किए। अब जो 10 कस्टमर है वो 10 कस्टमर क्या उनको पैसा लाके दे देगा टाइम पे? अगर 10 कस्टमर को वो उधार पे सेल किए या 100 कस्टमर को उन्होंने उधार पे सेल किया, तो क्या सारा 100 का 100 कस्टमर वो लाके दे देगा पैसा? नहीं लाके देगा। तो जितने कस्टमर्स को उन्होंने सामान उधार पे बेचा, वो सारे कस्टमर पैसे लाके नहीं देंगे। कुछ ना कुछ तो उसमें से भागेगा, इस बात की पक्की गारंटी है। कुछ ना कुछ कस्टमर भागेंगे ही भागेंगे पैसे लेके। तो जो कस्टमर पैसे लेके भागेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैड डेट बोलते हैं। मतलब कि डूब जाना।
मतलब कि उतने से मेरा कस्टमर डूब गया, मेरा कस्टमर खत्म हो गया, अब उससे पैसा आने का कोई चांसेस नहीं है। जो मेरा पैसा लेके भाग गया, मेरा जो ये कस्टमर था ना, मान लो कि ऊपर जो हम सेल कर रखे थे उसमें से 500 रुपीज का कस्टमर पैसा लेके भाग गया, दिया ही नहीं 500, तो 500 नहीं दिया तो ये बिजनेस का लॉस है ना, बिजनेस का एक्सपेंसेस है ना। तो बैड डेट एक्सपेंसेस होता है बिजनेस का, जो खर्च मेरा बिजनेस में बढ़ गया कितने से, 500 रुपीज से। और क्या हुआ, डेटर नाम का एसेट बिजनेस से घट गया। अब देखो डेटर पहले जितना भी था वो तो था ही, उसमें से ये 500 का डेटर घट गया कि नहीं, क्यों घट गया, क्योंकि 500 का लेके भाग गया, 500 का बैड डेट हो गया बिजनेस से। इसके जर्नल एंट्री क्या आ जाएंगे, बैड डेट अकाउंट डेबिट 500 टू मोहन। अब मोहन कौन था, मेरा डेटर था, हम इस जगह पे डेटर भी लिख सकते हैं, मोहन भी लिख सकते हैं, 500 रुपीज। बिंग बैड डेट रिटर्न ऑफ। अब अगला ट्रांजेक्शन क्या हुआ, ये देखो, आउटस्टैंडिंग रेंट ₹500। तो रेंट नाम का एक्सपेंसेस मेरा इंक्रीज तो किया ही किया। आउटस्टैंडिंग का मतलब आप सबको पता है कि बाकी होता है, अगर नहीं पता है तो मेरा पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, थर्ड वीडियो जो जर्नल पे हमने बना रखा है उसका भी लिंक हम आई बटन में डाल देंगे, आप उस वीडियो को जरूर देखें। आपको सारा आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे। तो आउटस्टैंडिंग रेंट अगर है 500 रुपए, रेंट अगर बाकी है तो रेंट बाकी है तो इसका मतलब क्या है, हम देंगे नहीं, देबे करेंगे। तो रेंट नाम का एक्सपेंसेस तो मेरा इंक्रीज कर गया, डेबिट हो गया 500 से, और आउटस्टैंडिंग रेंट मेरा क्या हो गया, लाइबिलिटीज हो गया, जो इंक्रीज कर गया, क्रेडिट कर देंगे कितने से, 500 से। जर्नल एंट्री क्या आ जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट 500 टू आउटस्टैंडिंग रेंट ₹500। बिंग रेंट ड्यू, रेंट क्या हो गया, ड्यू हो गया, अभी हमने पेड नहीं किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस की ओर। अगला ट्रांजेक्शंस बोल रहा है प्रीपेड सैलरी 1000। अब देखो प्रीपेड सैलरी क्या है, जो सैलरी हमने पहले पेड कर रखा है अपने स्टाफ को। अब देखो हमने अपने स्टाफ को 1000 रुपीज का एक्स्ट्रा सैलरी पेड कर रखा है। अब मान लो आज वो आया, बोला साहब जी हम जा रहे हैं छोड़ के, हम तुरंत उसका कॉलर पकड़ेंगे, कहां चल दिए बाबू, कहां चल दिए, तुम्हें मैंने एक्स्ट्रा सैलरी दे रखा है, तो जब तक हम इसका काम करवाएंगे नहीं तब तक तुमको जाने देंगे नहीं। अच्छा काम नहीं करना चाहते हो, पहले वो वाला हमको पेड कर दो, वो वाला हमें दे दो, उसके बाद तुम निकल लो, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो फिलहाल प्रीपेड सैलरी मेरा क्या है, जो हम दे रखे हैं किसी को, वो मेरा एसेट है, क्योंकि इस एसेट के लिए हम कभी भी उसका कॉलर पकड़ सकते हैं। ये जो मेरा एसेट है, इस एसेट के लिए हम कभी भी उसका कॉलर पकड़ सकते हैं कि बाबू इधर आइए, मेरा पैसा दीजिए। तो प्रीपेड सैलरी मेरा एसेट है, एसेट मेरा इंक्रीज किया, डेबिट हो जाएगा कितने से, 1000 से। और क्या हुआ, सैलरी नाम का एक्सपेंसेज जो मेरा बाद में होता, हम एंट्री मारते हैं उस समय, जो अभी ही एंट्री मार दिए, सैलरी जब दिए होंगे उसको पेड किए होंगे तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश किए होंगे ना, तो सैलरी को हम अभी ही डेबिट कर दिए होंगे ना, तो एक्सपेंसेस को हम ऑलरेडी इंक्रीज मान लिए थे, तो उसको वही एक्सपेंसेस को अब डिक्रीज कर देंगे। सैलरी एक्सपेंसेस डिक्रीज, क्रेडिट ₹1000। इसका एंट्री क्या आ जाएगा, जर्नल एंट्री प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट 1000 बिंग सैलरी पेड इन एडवांस। हो गया इतना ट्रांजेक्शंस। अगर इतने सारे ट्रांजेक्शंस आपके हो गए तो लगभग आपकी जर्नल की सारी परेशानियां खत्म हो गई। अब कुछ मेन परेशानियां बची हुई है, जिसमें आता है ट्रेड डिस्काउंट वाला, कैश डिस्काउंट वाला, जीएसटी वाला, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एक आउटस्टैंडिंग एडवांस वाला था जो हमने पिछले क्लासेस में सारे क्लियर कर दिए डाउट्स। जो मेरे अगले सेशंस होंगे उसमें हम क्या बताएंगे, उसमें हम ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बताएंगे, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, और वेरी इजी मेथड बताएंगे उसको कैलकुलेट करने का। और उसके अगले क्लासेस में हम जीएसटी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे कि 11th-12th लेवल पे जीएसटी को किस तरीके से डील किया जाता है। तो नो डाउट एट ऑल। अब उसके बाद आप लोग अगर कंटिन्यूअसली मेरे क्लासेस को फॉलो कर रहे हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। कुछ बच्चे देखते हैं वीडियोस को लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहेंगे, और आप अगर तरीके से पढ़ोगे तो आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे।
तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखो जब तक मतलब है तब तक सब्सक्राइब कर लो, मतलब खत्म होगा अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर फिलहाल सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हारा पढ़ाई बर्बाद ना हो। तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और खूब बढ़िया से पढ़ते रहें। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल एक अलग टॉपिक के साथ जो कि है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एटसेट्रा। धन्यवाद।